नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की जो सोशल साइंस एसएसटी की जो इतिहास की बुक है हमारे अतीत, उसका पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल जो पार्ट 1 है, उसके आज हम लिखित रूप में प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोस आपको मिल सके। इस चैप्टर का विस्तृत वर्णन हमने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ करें हम लोग शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो लिखित रूप में अभी आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। आप वीडियो को आराम से पॉज करके लिख सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो हम शुरू करते हैं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो इसका उत्तर है, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप आराम से जहां भी आपको ठीक लगे वहां पे आप देख सकते हैं और वहां पे आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। मैं 1 मिनट धीमे कर देता हूं ताकि आपको ये बाद में समझ में आए। ठीक है, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत? तो सीधी सी बात है, इसमें सही और गलत का कथन जो है वो चुनना है। तो सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। पाठ के आधार पर अगर देखा जाए, जो पाठ में बताया गया है तो बिल्कुल सही बताया गया है। ये बिल्कुल सही है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। और उसके बाद में खा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये थोड़ा गलत है क्योंकि वह जो था दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो दिल्ली सल्तनत जो उत्तर भारत की थी, और मणिपुर और असम आपको पता है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, जो हमारे बिल्कुल ईस्ट में जब हम चले जाते हैं, म्यांमार की तरफ जब हम जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जब हम जाते हैं, वहां पे लगता है। तो उस समय वह वहां का शासक नहीं था। गयासुद्दीन बलबन जो था वह उत्तर भारत के अंदर जो दिल्ली सल्तनत थी उसका शासक था। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरें। पहला, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं। तो अभिलेखागारों में क्या रखे जाते हैं? दस्तावेज रखे जाते हैं। दस्तावेज रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अभी लिखित रूप में दिखा दूंगा कि किस प्रकार से, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा सही से लिखा नहीं जा रहा है। और जो खा है, जो सेकंड है, उसमें है कि 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। कौन था? हमने पाठ में पढ़ा था, जियाउद्दीन बर्नी जो था वह 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तीसरे में डैश 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 और डैश इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। आपको पता है कि किस उपमहाद्वीप की बात हो रही है? ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक महाद्वीप जितना बड़ा ही है, लेकिन पूर्णतः महाद्वीप नहीं है और एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारत आपको पता है कि एक प्रायद्वीप भी है। तो क्यों है प्रायद्वीप, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है और मैं एंड में बता भी दूंगा। तो इसमें जो डैश 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 जो है, इसमें है आलू, मक्का, चाय, कॉफी जैसी कुछ फसलें जो थी वह इसी दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लेके आई गई थी। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो आप लिख सकते हैं, पहले का उत्तर जो है, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं, तो दस्तावेज लिख सकते हैं आप।
जो ख है डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, ये कुछ फसलें थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में लेकर आई गई। मतलब ये पहले भारत में नहीं उगाई जाती थी, लेकिन ये कुछ नई फसलें हैं जो भारत में बाहर से लेके आई गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसमें जो है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। तो 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ठीक है, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्रों मतलब बारूदों वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। तो ये आप कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के बारे में बता सकते हैं। इन 1000 सालों में जो हम परिवर्तनों की हम पड़ताल करते हैं कि सिंचाई में रहट का परिवर्तन आ गया था और कताई करने के लिए चरखे इस्तेमाल होने लग गए थे, और युद्ध में अग्नेयास्त्रों मतलब बारूद वाले हथियार जो आग फेंकते थे, आग के गोले फेंकते थे, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। 5वां प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। ठीक है, लोगों में दैविक जो आस्था थी वो व्यक्तिक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं और मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलनों का प्रारंभ हुआ, जो कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ, मतलब आगमन हुआ, भारत के अंदर उदय हुआ। मतलब विश्व में तो आपको पता ही है कि 2000 ईसा पूर्व 2000 जो सदी थी, जब से हम जीसस क्राइस्ट का जन्म मानते हैं, तब से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में जो इसकी शुरुआत हुई ये 16वीं सदी में हुई, और मुगल जो सल्तनत थी, जो इस्लाम धर्म था, वह 7वीं सदी में शुरू हुआ, धीमे धीमे करके, क्योंकि भारत के पास से ही हुआ था। तो वह आपको पता है काबा में, मक्का मदीना वो जो जगहें हैं, इस जगह से ही ये इस्लाम की शुरुआत होती है। आपको पता है कि मोहम्मद साहब जो है, इस हमने पाठ में पढ़ा भी था कि किस प्रकार से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, और उन्होंने वह फिर पूरे विश्व में फैलाया। आगे उनके सब लोगों ने मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाया। तो भारत के अंदर 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। मतलब भारत के अंदर आना उनका शुरुआत हुई, भारत में आगमन हुआ। तो इस प्रकार से हम धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी भी हासिल कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न है यहाँ पे, कुछ प्रश्न है। प्रश्न 6, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो छठा प्रश्न चलते हैं हम। तो पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देख लिया कि हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए।
13वीं सदी में कैसे फारसी इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और उसका उस समय क्या अर्थ था। उसके बाद में राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो ये जो प्रयोग है ये समय समय के आते आते ये बदलता भी गया। तो आप इसको पॉज करके आराम से वीडियो को पॉज करके आप ये सारे उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 7 है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, मतलब कैसे कंट्रोल किए जाते थे। जातियां स्वयं अपने आप नियम बनाती थी जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों को पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। तो आपको पता लग गया कि जातियों के जो मामले थे वह वहां की जाति पंचायत करती थी, जैसे आज भी गांव में होता है, और वहां पे जो लोग रहते थे फिर उनको उन रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। तो अभी जो क्वेश्चन 8 है, प्रश्न 8, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत, साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। ठीक है, तो आपने ये देखे कि क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर जो बनता है वही सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो सल्तनत साम्राज्य था वो सल्तनत साम्राज्य में जो तुर्क लोग थे उन्होंने आगे भारत पे कब्जा कर रखा था, और भारत पे आपको पता है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश ये सब थे। और उसके बाद में मुगल साम्राज्य आया। मुगल साम्राज्य में आपको पता है कि 1526 में बाबर आया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना करी। पानीपत का पहला युद्ध जीता इब्राहिम लोदी से, और यहाँ पे बाबर ने ही फिर वो की। बाबर के बाद में बाबर आया, बाबर के बाद में बाबर का लड़का हुमायूं आया। हुमायूं के बाद में आपको पता है कि अकबर आया। अकबर के बाद में जहांगीर आया। जहांगीर के बाद में शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब आया। ठीक है, तो ये फिर मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य के शासक थे। आगे चलते हैं हम। प्रश्न 9, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। और 10वां, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। जो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती हैं। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। मूल पांडुलिपि की कई नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कोई शब्द, कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपि का अध्ययन करना पड़ता है। अब आप कहने का अर्थ है कि जैसे ऐसे देखिए फोटोकॉपी, प्रतिलिपि क्या है, एक तरीके से फोटोकॉपी है। तो जब भी कोई पांडुलिपि किसी ने कोई लिपि लिखी किसी इतिहासकार ने, लेकिन उसकी प्रतिलिपि की भी आपको आगे बढ़ानी है, आगे जगह पे पहुंचानी है, तो आप उसको कॉपी करेंगे। तो जो उसको लिखते थे उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ जाया करता था, इसलिए बार बार उनको दिक्कत आती थी। छोटे मोटे फेरबदल से भैया आपको पता है कि शब्द के एक शब्द को चयन करने से पूरे वाक्य बदल जाता है, और यही प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसलिए ही जो इतिहासकार जो थे, जो आज के जो शोध करता है, वह कई सारी प्रतिलिपियों को पढ़ते हैं ताकि उनको समझ में आ सके कि इतिहासकार ने क्या लिखा होगा। तो ये बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से ये सब आप लिख लीजिएगा, आपको इसका उत्तर इसमें मिल गया है। अब हाँ आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां है, इतिहासकार अतीत को कालों युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। तो अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के काल खंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है।
कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने समस्या उत्पन्न होती है कि वह किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करे। तो आपको पता लग गया कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद उनको कालक्रम का विभाजन करना ही सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। और आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के जो कालखंड है उनको विभाजित किया जाता है। तो आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे हम। तो जो 11वां प्रश्न है वह अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते दोनों के बीच जितनी भी समांतर असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाइए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था और मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानताएं थी। दोनों मानचित्र में समानता, इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। असमानता क्या थी? अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत देखेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। ये मानचित्र आज के मानचित्र से थोड़ा सा भिन्न है, काफी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे बंबई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इदरसी ने बिल्कुल मैप को उल्टा ही बना दिया था। मतलब उनके लिए जैसे हमारा जो आज के बाद उत्तर भारत हिमालय में है, उनके लिए वह उत्तर भारत उन्होंने पूरा उल्टा मैप कर दिया था। श्रीलंका ऊपर कर दिया था, दक्षिण भारत ऊपर कर दिया था, उत्तर भारत नीचे कर दिया था। और जो फ्रांसीसी जो मानचित्रकार है उनका आज के जो मानचित्र है उसका थोड़ा थोड़ा मतलब सेम था। वह थोड़ा थोड़ा आप अगर देखें तो उसमें समानताएं थी कि देखिए जैसे जैसे इतिहास में हम अभी आधुनिक काल में आते जाएंगे वैसे वैसे जो लोग थे उनको धीमे धीमे ज्ञान होता गया। जैसे आपको पता है, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं और भूगोल में भी पढ़ते हैं कि आज से 200 वर्ष पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। मतलब 200, 300 वर्ष, 400 वर्ष बोल सकते हैं आप। 400 वर्ष पहले इंसान ये सोचता था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ा, इतिहासकार इन्होंने भूगोलवेत्ताओं ने और जो एस्ट्रोलॉजी होती है इन सब लोगों ने विज्ञान के जरिए पता लगाया कि ये सौरमंडल, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 12वां प्रश्न है, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार हैं? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं? उनका उपयोग कौन लोग करते हैं? तो उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। जैसे आपको पता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस जो होता है या डीएम ऑफिस जिसे आप कह सकते हो, इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेखों को अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा भिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। जैसे अगर आप जब हायर स्टडीज में जाएंगे, जब आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, तो जो लोग शोध करते हैं पुरानी चीजों का, इतिहास का, पुरातत्वविद बनोगे, भूगोलवेत्ता बनोगे, इतिहासकार बनेंगे, तब हम सब लोग ये सब जहाँ पे संग्रहालय में जाके, अभिलेखागारों में जाके उन अभिलेखों को पढ़ेंगे। या फिर जब कोई भी राजनीतिक या आर्थिक या कोई हमारे विकास के लिए जब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, तब हम इन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के एंड में बहुत छोटा सा मैसेज आपके लिए रहेगा मेडिटेशन के लिए, जिसके थ्रू आप अपने जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे जरूर क्लिक करिएगा और आप मेडिटेशन को ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये मैसेज आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।